भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देते हुए आज तक नहीं सुना। लेकिन आप खास हो, आप कुछ भी कह सकते हो और इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, आप चुप रहती है। वो किसी के जुबान पे ताला भी नहीं लगा सकती। मतलब कि अगर आपने पिछले 10 साल में कुछ तो किया होगा जिसके बारे में आप बात करिए। आप अपने उपलब्धियों की बात कीजिए। आप ये बताइए इस देश को कि आपने इस देश के लिए क्या क्या किया है पिछले 10 सालों में, ये बताइए। लेकिन जब भी चुनाव आता है, जब भी आपको लगता है कि एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो आप तुरंत ऐसा बयान देने लगते हो। और वास्तविकता तो ये है कि आज इस देश के लोग पहचान गए हैं कि आपका नजरिया क्या है, आपकी पार्टी का नजरिया क्या है। और एक विवादित मुद्दे उठाने के बाद आप ये सोचते हो कि शायद आप सत्ता में दोबारा आ जाओ। ये मैं समझता हूं कि किसी भी आधार पे ये गलत बात है। और साथ साथ में मैं ये भी समझता हूं कि ऐसे बयान की वजह से जहां जहां भी आप ऐसा बयान दे रहे हो, वो कैंडिडेट की इलेक्शन रद्द भी हो सकती है, क्योंकि ये धर्म के आधार पे आप वोट मांग रहे हो और आप स्टार कैंपेनर हो, पार्टी के स्टार कैंपेनर हो। कि अगर कोई भी धर्म के आधार पे वोट मांगता है, और खास तौर पे स्टार कैंपेनर जिसको कैंडिडेट ने बुलाया हो, तो इसका मतलब कैंडिडेट की सहमति है। अगर कैंडिडेट की सहमति है, उस कैंडिडेट का चुनाव रद्द हो सकता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, उन बातों को चर्चा में लाइए जो हिंदुस्तान के भविष्य उज्जवल करें, वो बातें चर्चा में लाइए। कैसे बच्चों को हम स्कूल भेज सकें। नारी शक्ति की बात करते हैं आप, तो कैसे हमारी नारी, इस देश की नारी को अपने पैरों पे खड़े होने की एक ताकत दीजिए। देश की नारियों के लिए अलग स्कूल बनाइए। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय को बढ़ावा दीजिए। वंचित लोगों के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, जो जनजाति हैं हमारी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए अलग स्कूल बनाइए। इस देश में जो हमारी महिलाएं हैं इतनी अनीमिक हैं, विश्व में सबसे ज्यादा अनीमिक महिलाएं इस देश में हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ कीजिए। हमारे दुनिया में सबसे जो स्टंटेज बच्चे हैं वो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। और जब महिलाओं के ऊपर शोषण होता है तो बोल तो दीजिए प्रधानमंत्री जी, कुछ तो बोलिए। मणिपुर में होता रहा तो आप चुप रहे, प्रज्वल में हुआ जो तो आप चुप रहे। बड़े दिनों के बाद आपने एक प्राइवेट इंटरव्यू में कहा, वैसे आप चुप रहे। जब भी ऐसे शोषण होता है तो आप चुप रहते हैं। आपके एक प्रेसिडेंट जो था रेसलिंग एसोसिएशन का, उसके बेटे को आपने टिकट दी, उस समय आप चुप रहे। बात आप करते हो नारी शक्ति की, अब जब शोषण होता है तो आप चुप रहते हो। ये किस किस्म की राजनीति है? और आप सोचते हो कि आप 5 किलो अनाज दे दोगे, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि सभी को 5 किलो अनाज मिले, लेकिन उनको वो तो शक्ति दो कि वो पैरों पे खड़े हो सकें। आप मतलब अस्पतालों की बात कीजिए, वहां हालत देखिए आपने अस्पतालों की। जाइए कभी किसी दिन, वहां ना जाइए जहां मतलब के फोटो वोटो खींच के जनता के सामने। आप जाइए, उन बस्तियों में जाइए, अस्पतालों में जाइए, जो डिस्पेंसरीज हैं देश में वहां जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए। जो महिलाएं हैं इस देश में, आपको मालूम है कि लगभग 40% जो
काम काज करने वाले लोग हैं, वर्क फोर्स है इस देश की, वो माइग्रेंट है। बिहार से लोग कहीं और जाते हैं काम करने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोग पंजाब पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, कश्मीर पहुंच जाते हैं, काम है ही नहीं। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते। और पीछे रिपोर्ट भी आई है कि यहां बच्चे और लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आप किस किस्म की राजनीति करना चाहते हो? यही आप विकसित भारत जो बात करते हो, आप विकसित भारत, यही है वो विकसित भारत जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? तो मैं आपको विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मत कीजिए। ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। आपकी राजनीति के लिए ठीक होगा, लेकिन आपकी राजनीति देश से, भविष्य से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्हीं बयानों के साथ आप एक और विवाद पैदा कर दें और ऐसी खाई पैदा कर दें जिसको कोई संभाल ही ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, you said that it is basically the responsibility of the ECI, but as of now, no action has been taken by ECI will never take action. So you are not hopeful at all? ECI is committed to this government, is committed to this party. Look at the notice that the ECI has sent. It's sent to the party and not to the individual who made that statement. आपको मालूम है जो मंगलसूत्र की स्टेटमेंट, हाँ, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया ईसीआई ने? और वो नोटिस भी नहीं, पार्टी को भी नोटिस नहीं है। वो तो उसमें यही लिखा है कि आप अपने स्टार कैंपेनर को बोलिए कि आप ठीक ठाक बयान दें। वो तो नोटिस भी नहीं है। तो ऐसी ईसीआई से उम्मीद क्या रखनी है? ये तो बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो ऐसा काम करते हैं, जो अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे। थैंक यू सर। अभी लीडर एसपी ही जाते हैं सर, कौन? समाजवादी पार्टी क्या? आपको नेता? अरे तो आपको इतना नहीं आता? तो मेरे यहाँ आए हो तो इतना नहीं पता? नहीं पता आपको? पता तो था। क्या पता है आपको? मतलब क्या पता? मैं तो सर लंबे समय से नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या पता है? अभी सभा से ही सर राज्यसभा में यही पता है आपको? इतना नहीं पता कि मैं इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ? अब यहाँ पहुँच गए हो और सवाल पूछ रहे हो, छोड़िए सर। अरे यार, मतलब कि सर एमपी तो है ही, तो मुझे एमपी की बात नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट एमपी हूँ। इतना भी नहीं आपको पता? जी धार में थे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया। मैं नहीं समझता कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा बयान देना चाहिए। और बयान का था, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीट, जो उन्होंने 400 पार की बात की थी ना, मुझे 400 सीट इसलिए चाहिए कि मुझे अगर 400 सीट मिल जाएं तो फिर कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पे नहीं लगा सकेगी। बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पे नहीं लगा सकेगी। ये किस किस्म का बयान है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, राम मंदिर का आपने बना दिया, वहां आप गए, वहां हिंदुस्तान की जनता जा रही है। तो ऐसा बयान आपको करने की जरूरत क्या है? इसलिए है कि ऐसा लगता है कि आपकी भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, नहीं तो ऐसा बयान तो आप देंगे ही नहीं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं। विचारधारा आपकी मेरे से नहीं मिलती, मैं आपका विरोध करता हूं। विचारधारा के आधार पे विचारधारा की बात कीजिए। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको शायद फिक्र हो गया है कि आपकी एक्सपायरी डेट आ रही है। मैं आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं।
कि वैसे तो आपको सब मालूम है, इलेक्शन कमीशन को भी, इंडिया को भी सब मालूम है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी पार्टी, और आप एक स्टार कैंपेनर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सत्ता में हैं, कोई भी पार्टी अपने बयानबाजी के साथ और एक्टिविटी के साथ कोई ऐसा बयान देती है, ऐसा काम करती है जिससे जो मतभेद हैं समाज में वो बढ़ जाएं और जिसकी वजह से तनाव पैदा हो, घृणा पैदा हो, नफरत पैदा हो और समाज के बीच में टेंशन पैदा हो, धर्म के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे, वो उल्लंघन होता है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का। तो जब आप मंदिर की बात करते हैं, जब आप बाबरी की बात करते हैं, तो इससे धर्म जुड़ा हुआ है, और अगर धर्म जुड़ा हुआ है तो ऐसी बात आप कर नहीं सकते। ये तो साफ साफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। बट लोगों की जुबान पे ताला कैसा लगाया जाए? जुबान पे तो आप ताला नहीं लगा सकते, वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो हमारे स्टार कैंपेनर इस देश के, उसकी जुबान पे ताला लगाना चाहिए, ताकि ऐसे बयानबाजी जो कानून के खिलाफ है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है, ये मत हो। और 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी आपको, 10 साल हो गए आपको, इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं आप पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे में आज आप बात कर सकते हो। केवल आपको राम मंदिर और बाबरी की याद आती रहती है, और साथ में आपने एक और भी बड़ा, मैं समझता हूं कि गलत बयान दिया। आपने कहा वोट जिहाद और राम राज, यही कहा ना आपने। तो जिहाद का क्या मतलब है? किस धर्म से जुड़ा हुआ है वो? और राम जी किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो फिर आपने धर्म की बात की कि अगर किसी पार्टी को आप वोट करोगे तो आप एक धर्म को वोट चला जाएगा। जैसे कि इस देश की जनता जो कांग्रेस पार्टी या बाकी अन्य दलों को वोट करती है, उनमें कोई हिंदू नहीं है आपके हिसाब से। ये किस किस्म का बयान दे रहे हो आप? और फिर आप बात करते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका साथ है, ये विकास की बात हो रही है। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, वोट जिहाद, राम राज, ये कौन सी मतलब के जुबान है जिसके आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? ये सबका साथ है, और विश्वास तो आप खो बैठे, ऐसे बयानों से तो आप विश्वास खो बैठे। और जिस तरह से मैं समझता हूं, देखिए मुझे भी लगभग 20-30 साल हो गए राजनीति में। मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देते हुए आज तक नहीं सुना। लेकिन आप खास हो, आप कुछ भी कह सकते हो, और इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, आप चुप रहती है। वो किसी के जुबान पे ताला भी नहीं लगा सकती। मतलब कि अगर आपने पिछले 10 साल में कुछ तो किया होगा जिसके बारे में आप बात करिए। आप अपने उपलब्धियों की बात कीजिए। आप ये बताइए इस देश को कि आपने इस देश के लिए क्या क्या किया है पिछले 10 सालों में, ये बताइए। लेकिन जब भी चुनाव आता है, जब भी आपको लगता है कि एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो आप तुरंत ऐसा बयान देने लगते हो। और वास्तविकता तो ये है
कि आज इस देश के लोग पहचान गए हैं कि आपका नजरिया क्या है, आपकी पार्टी का नजरिया क्या है, और एक विवादित मुद्दे उठाने के बाद आप ये सोचते हो कि शायद आप सत्ता में दोबारा आ जाओ। ये मैं समझता हूं कि किसी भी आधार पे ये गलत बात है। और साथ साथ में मैं ये भी समझता हूं कि ऐसे बयान की वजह से जहां जहां भी आप ऐसा बयान दे रहे हो, वो कैंडिडेट की इलेक्शन रद्द भी हो सकती है, क्योंकि ये धर्म के आधार पे आप वोट मांग रहे हो और आप स्टार कैंपेनर हो, पार्टी के स्टार कैंपेनर हो। कि अगर कोई भी धर्म के आधार पे वोट मांगता है, और खास तौर पे स्टार कैंपेनर जिसको कैंडिडेट ने बुलाया हो, तो इसका मतलब कैंडिडेट की सहमति है। अगर कैंडिडेट की सहमति है, उस कैंडिडेट का चुनाव रद्द हो सकता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को, और मैं आपसे आग्रह करूंगा उन बातों को चर्चा में लाइए जो हिंदुस्तान के भविष्य उज्जवल करें, वो बातें चर्चा में लाइए। कैसे बच्चों को हम स्कूल भेज सकें, नारी शक्ति की बात करते हैं आप, तो कैसे हमारी नारी, इस देश की नारी को अपने पैरों पे खड़े होने की एक ताकत दीजिए। देश की नारियों के लिए अलग स्कूल बनाइए। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय को बढ़ावा दीजिए। वंचित लोगों के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, जो जनजाति हैं हमारी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए अलग स्कूल बनाइए। इस देश में जो हमारी महिलाएं हैं इतनी अनीमिक हैं, विश्व में सबसे ज्यादा अनीमिक महिलाएं इस देश में हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ कीजिए। हमारे दुनिया में सबसे जो स्टंटेज बच्चे हैं वो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। और जब महिलाओं के ऊपर शोषण होता है तो बोल तो दीजिए प्रधानमंत्री जी, कुछ तो बोलिए। मणिपुर में होता रहा तो आप चुप रहे, प्रज्वल में हुआ जो तो आप चुप रहे। बड़े दिनों के बाद आपने एक प्राइवेट इंटरव्यू में कहा, वैसे आप चुप रहे। जब जब भी ऐसे शोषण होता है तो आप चुप रहते हैं। आपके एक प्रेसिडेंट जो था रेसलिंग एसोसिएशन का, उसके बेटे को आपने टिकट दी, उस समय आप चुप रहे। बात आप करते हो नारी शक्ति की, और जब शोषण होता है तो आप चुप रहते हो। ये किस किस्म की राजनीति है? और आप सोचते हो कि आप 5 किलो अनाज दे दोगे, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि सभी को 5 किलो अनाज मिले, लेकिन उनको वो तो शक्ति दो कि वो पैरों पे खड़े हो सकें। आप मतलब अस्पतालों की बात कीजिए, वहां हालत देखिए आपने अस्पतालों की, जाइए कभी किसी दिन, वहां ना जाइए जहां मतलब के फोटो वोटो खींच के जनता के सामने। आप जाइए उन बस्तियों में, जाइए अस्पतालों में, जाइए जो डिस्पेंसरीज हैं देश में, वहां जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए। जो महिलाएं हैं इस देश में, आपको मालूम है कि लगभग 40% जो काम काज करने वाले लोग हैं, वर्क फोर्स है इस देश की, वो माइग्रेंट है। बिहार से लोग कहीं और जाते हैं काम करने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोग पंजाब पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, कश्मीर पहुंच जाते हैं, काम है ही नहीं। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते। और पीछे रिपोर्ट भी आई है कि यहां बच्चे और लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आप किस किस्म की राजनीति करना चाहते हो? यही आप विकसित भारत जो बात करते हो, आप विकसित भारत, यही है वो विकसित भारत जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? तो मैं आपको विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मत कीजिए।
ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। आपकी राजनीति के लिए ठीक होगा, लेकिन आपकी राजनीति देश से, भविष्य से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्हीं बयानों के साथ आप एक और विवाद पैदा कर दें और ऐसी खाई पैदा कर दें जिसको कोई संभाल ही ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।